हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे 27 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी, और साथ ही जानेंगे उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत की कौन सी आईआईटी को संयुक्त राष्ट्र यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रूप में नामित किया है? तो वो किया गया है आईआईटी मद्रास को। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नामित किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? भारत सरकार के जो इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम न्यूयॉर्क में इसकी घोषणा की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय का एक कार्यक्रम हुआ था न्यूयॉर्क में, जहां पे इसकी घोषणा की गई है। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। एआई इम्पैक्ट समिट होगा फरवरी 2026 में, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कौन से देश की क्रिकेट संस्था का सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूएसए क्रिकेट का जो सदस्यता है उसको रद्द किया है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, यूएसए क्रिकेट। और ये क्यों किया गया है? 23 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने यूएस क्रिकेट, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो क्रिकेट संस्थान है उसकी सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईसीसी ने ये कदम उठाने का कारण यूएस क्रिकेट द्वारा आईसीसी संविधान की सदस्यता नियमों का उल्लंघन करना बताया है। इस उल्लंघनों में कुछ उल्लंघन शामिल है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक, समुचित प्रशासनिक संरचना लागू न करना, यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा राष्ट्रीय संचालन संस्थान नेशनल गवर्निंग बॉडी के रूप में मान्यता पाने में प्रगति न करना, यह एक प्रमुख कारण बताया गया है। जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां हैं जो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट और आईसीसी की छवि को प्रभावित कर रही थी, जिनकी वजह से यूएस क्रिकेट को आईसीसी ने उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया है। आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में इसका मुख्यालय है। इसके कुल सदस्य देश है 108, आईसीसी के 108 सदस्य देश है। और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है जय शाह। और अभी आईसीसी के 7 जुलाई 2025 को आईसीसी के नए सीईओ बने कौन है? संजोग गुप्ता, जिनको 7 जुलाई 2025 को आईसीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 की रिपोर्ट सितंबर 2025 में जारी की गई है। तो इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली है जिसने पहले स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, विराट कोहली। और यह अमेरिका की वैश्विक वित्तीय सलाहकार कंपनी है क्रोल, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की रिपोर्ट जारी करती है। और ये रिपोर्ट है ये 2024 की अनुसार जारी की गई है, जिसमें विराट कोहली है जो 2024 में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू यूएसडी 231.1 मिलियन के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार रहे हैं, जो 2023 में यूएसडी 227.9 मिलियन के साथ पहले स्थान पर रहे थे, जो इस बार लगभग 2% से अधिक है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह है, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं पद्मश्री पुरस्कार विजेता शाहरुख खान है, तीसरे स्थान पर रहे हैं। लगातार दूसरी बार उन्होंने इस स्थान पर अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून रागासा 2025 किन किन देशों में को प्रभावित किया है? तो सुपर टाइफून रागासा है, ये एक तूफान है जो हाल ही में फिलीपींस, ताइवान और दक्षिणी चीन को, साथ में हांगकांग और वियतनाम को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे राइट होगा, उपरोक्त सभी। इन सभी जगह पे सुपर टाइफून रागासा है, इन्होंने प्रभावित किया है। रागासा की अधिकतम अगर हवा की गति की हम बात करें तो लगभग
295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चली थी, जो कैटेगरी 5 के तूफान के समक्ष रिकॉर्ड की गई थी। ताइवान है, ये सबसे ज़्यादा रचनात्मक और मानवीय का नुकसान ताइवान में पहुंचा था, जिसमें लगभग 14 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं फिलीपींस है, वहाँ पे भी 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए क्यूआर आधारित यूपीआई सेवा की शुरुआत कौन से देश ने की है? तो भारतीय यात्रियों की क्यूआर आधारित यूपीआई सेवा स्टार्ट करने वाले देश बना है कतर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कतर। और कतर है जो यूपीआई सेवा देने वाला 8वां देश बना है। इससे पहले 7 देश और है जिन्होंने यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कतर नेशनल बैंक है, क्यूएनबी का, कतर का सबसे बड़ा बैंक है ये। और कतर ड्यूटी फ्री हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा कतर में है, जहाँ पे इनकी शुरुआत की गई है। 11 जुलाई 2024 को क्यूएनबी और एनआईपीएल के बीच समझौता हुआ था। और 25 फरवरी 2025 को क्यूएनबी कतर में पहली बैंक बनी जिसने यूपीआई को स्वीकारना शुरू किया था। और सितंबर 2025 में इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। तो सितंबर से कतर में यूपीआई से पेमेंट का लेन देन है वो शुरू कर दिया गया है। उसके साथ भुगतान है वो इंडियन रुपीज में किया जाएगा और क्यूएआर कतरी रियाल में तुरंत रूपांतरण हो जाएगा। और ये जो लेन देन है वो कौन देखेगा? नेट स्टार है एक जापानी पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से ये धन का रूपांतरण है वो किया जाएगा। भुगतान है वो पोज से किया जाएगा। जो टर्मिनल जो भी है हवाई अड्डे पे जो टर्मिनल लगे हुए हैं उन पे जो क्यूएनबी द्वारा प्रबंधित क्यूआर कोड रहेगा या पोज मशीन रहेगा, उसके माध्यम से फंड का ट्रांसफर किया जाएगा। और कतर है ये 8वां देश बना है जिसने यूपीआई को अपनाया है। इससे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ने यूपीआई को अपनाया है। और कतर है ये अभी 8वां देश बना है। कतर के प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। कतर की राजधानी है दोहा और मुद्रा है कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट स्कीम में कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की मंजूरी दी है? तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट में कैबिनेट ने अभी 2277 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, 2277 करोड़। और समता निर्माण और मानव संसाधन विकास की ये जो योजना है उनका उद्देश्य भारत में स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित कार्यबल को सशक्त बनाना और नवाचार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसकी कुल बजट है 2277.397 करोड़ रुपए। इसकी कुल बजट की घोषणा की गई है। और इस योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। और इससे कौन लागू करेगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CSIR है इसके जो वर्तमान महानिदेशक है वो है डॉक्टर एन क्लेसेल्वी। और इसका CSIR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे खुला है? तो एपीडा का पहला जो रीजनल ऑफिस खुला है वो खुला है पटना में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पटना। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला है? पटना, बिहार में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SFC ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है सितंबर 2025 में। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने
रेलवे बेस्ड मोबाइल लॉन्चर RBML के तहत अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और कहाँ पे किया हुआ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट के पास। और इसकी जो रेंज है वो अधिकतम रेंज है 2000 किलोमीटर। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC है, इसके चीफ कमांडर इन चीफ कौन है? वाइस एडमिरल सूरज बेरी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने सितंबर 2025 में कस्टोडियन के लिए न्यूनतम नेवल संपत्ति की सीमा कितनी कर दी है? तो सेबी ने जो कस्टोडियन की जो न्यूनतम नेवल संपत्ति थी वो पहले 50 करोड़ थी, अब उसको बढ़ाकर 75 करोड़ कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे राइट होगा, 75 करोड़। कस्टोडियन के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति मिनिमम नेटवर्थ जो रखी है पहले 50 करोड़ थी, अब उसको बढ़ाकर 75 करोड़ कर दी है। और सेबी का ये जो रेगुलेशन है उसको कहा गया है रेगुलेशन 1996 को संशोधित किया गया है और अभी इसका नया नाम क्या दिया गया है? सेबी कस्टोडियन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। और ये कब लागू होगा? ये नया दिन में लागू होगा। राजपत्र जो भी गैजेट है वो प्रकाशित होने की तिथि से 6 महीने के बाद से। और मौजूदा कस्टोडियनों के जो समय है वो नई शुरुआत की तारीख से 3 वर्ष के भीतर 75 करोड़ की पूंजी आवश्यकता से पूरी करनी होगी। ठीक है। सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और उस टाइम अधिनियम था सेबी अधिनियम 1992, सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग सेबी की स्थापना की गई थी। और अभी जो तुहिन कांता पांडे है जिनको 1 मार्च 2025 को सेबी की 11वीं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और उन्होंने मधावी बुरी बूच का स्थान लिया जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBPL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं रविचंद्र अश्विन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, रविचंद्र अश्विन। और रविचंद्र अश्विन है बिग बास लीग BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने BBL ऑस्ट्रेलिया की T20 क्रिकेट लीग है जिसमें अपनी जगह बनाई है। और इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड है BCCI केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देती थी, बट अभी रविचंद्र अश्विन है ये BBL खेलने के लिए नामांकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिरामिल फाइनेंस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो पिरामिल फाइनेंस है इसका नया चेयरमैन नियुक्त हुआ है वो है आनंद पिरामिल। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे राइट होगा, आनंद पिरामिल। और आनंद पिरामिल ने पिरामिल फाइनेंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और यह उनके पिता अजय पिरामिल के पद छोड़ने के बाद नियुक्त किए गए हैं। और पिरामिल फाइनेंस है इसके नए MD व CEO कौन है? वो है जयराम श्रीधरन और गैर कार्यकारी निर्देशक है शिखा शर्मा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।